हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 12 ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। सेक्शन 12 शुरुआत में ही हमें बताता है कि व्हाट इज स्टेट। नाउ स्टेट सब्सिक्वेंट सेक्शंस में डिस्कस करा गया है, लाइक सेक्शन 13(1)(2) दैट सेज दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज। तो ये स्टेट है क्या, ये हमें आर्टिकल 12 बताता है कि व्हाट इज़ अ स्टेट। सो लेट अस तो आर्टिकल 12 हमें बताता है कि स्टेट है क्या चीज़। तो ये कहता है स्टेट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। ये चार तो क्लियर कट है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग जो है सेंटर और स्टेट का, वो स्टेट है। फिर वो कहता है लोकल अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लोकल अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई कोई और अगर लोकल अथॉरिटी जैसे कि कोई म्यूनिसिपैलिटी है, आपका कोई पंचायत है, वो सब भी लोकल अथॉरिटीज़ में आ गए, क्योंकि दीज आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। नाउ द ग्रे एरिया where there has been lot of contention is the last 2 points, all the other authorities within the territory of India and all other authorities under the control of government of India. So ये जो other authorities है, ये ग्रे एरिया रहा है इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड वील सी कि हाउ द कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड अदर अथॉरिटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अभी तक तो ये हमारे आर्टिकल 12 में ये चीज़ें दे रखी है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और लोकल अथॉरिटीज़ विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई बाहर कोई लोकल अथॉरिटी जिसका कंट्रोल इंडिया के पास है, वो भी स्टेट है। एंड देन देर आर अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो लोकल अथॉरिटीज़ क्या हैं, ये अम्बेडकर जी ने एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में उन्होंने बताया था कि एवरी डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, तालुक बोर्ड and every other authority created by law and vested with the authority to make laws or rules or bylaws would be considered as local authorities or other authorities. और पहले ये होता था कि लोकल अथॉरिटीज़ को बायलॉज भी बनाने को मिलते थे फॉर द सिटीजन्स, सो दोज वर द लोकल अथॉरिटीज़ एट दैट टाइम, और अभी भी हैं, दैट कम अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। दीज आर द लोकल अथॉरिटीज़। अब जब हम अदर अथॉरिटीज़ में आते हैं तो हमें दो चीज़ें समझनी है, एक तो है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। और स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, वो ये कहता है कि वो अदर अथॉरिटीज़ का स्ट्रक्चर देखता है कि अगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से मिला हुआ है, या इंस्टीट्यूट जो है वो कहता है कि भैया ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसका सिर्फ जो ढांचा है वो गवर्नमेंट जैसा है, गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, तो कोर्ट उसको कहेगा कि ये अदर अथॉरिटी स्टेट है। सो दिस इज़ वन व्यू दैट द कोर्ट्स हैव टेकन। अनदर व्यू लेटर ऑन व्हाट कोर्ट्स हैव टेकन इज़ द फंक्शनलिज्म, कि भाई अगर कि अदर अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं वो एक स्टेट से काफ़ी मिलते जुलते हैं, भले ही स्टेट का उसमें कोई भी रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन उसके काम ऐसे हैं कि जो कि आपको लगता है कि यार ये तो काम स्टेट के होने चाहिए थे, एंड इट इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, काफ़ी सिटीजन्स उससे इन्वॉल्व हैं, तो उसको कोर्ट्स ने, उन अदर अथॉरिटीज़ को भी कोर्ट्स ने कह दिया कि ये स्टेट के परव्यू में आते हैं अंडर आर्टिकल 12। सो वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल दीज टू different ideologies that the courts have taken to define what is a state, and we'll see the tussle between these two ideologies with time. तो कोर्ट्स ने शुरू में स्ट्रक्चरल बिगनिंग शुरुआत करी, और इट स्टार्टेड एज अर्ली एज 1954। द केस इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो इसमें मद्रास क्या कहता है हाई कोर्ट कि भैया अदर अथॉरिटीज़ जो सेक्शन 12 में हैं, दे इंडिकेट अथॉरिटीज़ that are same to same as that of state, that is Latin term for of the same kind is adjudice generis। तो अगर आपकी जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट द फंक्शंस ऑफ स्टेट्स आर, ये स्टेट की तरह हैं, उनको जो स्ट्रक्चर दिया गया बाय स्टेट्यूट और बाय लॉ, भाई ये स्टेट कह रही हैं, तभी उनको हम समझेंगे कि ये स्टेट है, अदरवाइज हम कोई भी अदर अथॉरिटीज़ को स्टेट नहीं समझेंगे।
सो दिस वाज द स्ट्रक्चरल बिगनिंग, और इसको बहुत ही एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया अदर अथॉरिटीज़ का कि जो बिल्कुल ही सिमिलर है स्टेट की उन्हीं को कहेंगे, अदरवाइज हम किसी और को अदर अथॉरिटीज़ नहीं कहेंगे। तो अगर हम उसने अदर अथॉरिटीज़ को स्टेट नहीं कह रहे हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स आपको दे रखे हैं आर्टिकल 12 में, तो उन अदर अथॉरिटीज़ में वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो आप, अगर आपका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप सेक्शन 32 या 226 को लेके अप्रोच नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सो इट वाज अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज़ जो कि शुरुआत में हुई। नाउ द सेकंड केस दैट कम्स इनटू स्ट्रक्चरल बिगनिंग को जो थोड़ा और ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन देता है, वो है 1962 में सुप्रीम कोर्ट के पास आता है जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कहता है कोर्ट कि भैया वो रिजेक्ट कर देता है पहला कि सेम टू सेम जो है वो हम नहीं मानते हैं, या वो रिजेक्ट कर देता है पहला कि सेम टू सेम जो है वो हम नहीं मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ ब्रॉडर टर्म टू इट, कि हम ये नहीं मानेंगे बिल्कुल ही सिमिलर हो तभी हम उनको स्टेट कहेंगे। अगर उसके मिलते जुलते भी स्टेट से हैं तो भी हम उनको अदर अथॉरिटीज़ कह सकते हैं, बट स्टिल उनका जो स्ट्रक्चर है दैट हैज़ टू बी लाइक अ स्टेट। सो ये थोड़ा जो अदर अथॉरिटीज़ को उसको एक थोड़ा ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन देता है, जैसे कि और सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स अंडर स्टेट आए और दे कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो थोड़ा ब्रॉडर डेफिनेशन हो। इसके बाद जो और अगला क्वेश्चन केस आता है वो आता है 1967 में, 5 साल बाद। ये है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इसमें कोर्ट क्लियरली कहता है कि डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट इज नॉट नैरो, और it says very clearly the expression other authorities is wide enough to include all such authorities and entities that are constituted by the state under the constitution or a statute on whom powers are conferred by law। तो ये कहता है कि हम अभी भी स्ट्रक्चरलिज्म ही को फॉलो कर रहे हैं कि अगर भाई किसी कोई एक स्टेट्यूट आया है या किसी लॉ से आपने किसी भी अदर अथॉरिटी को पावर दिए काम करने के लिए, हम उसको स्टेट समझेंगे, भले ही उसके फंक्शन जो हैं वो गवर्नमेंट फंक्शन से अलग हो या सोवरेन फंक्शन से अलग हो, उसके फंक्शन भले ही अलग हो, लेकिन अगर उसका ढांचा जो है वो स्टेट जैसा है, will constitute it as a state। Now this was another very broad definition that was given to other authorities कि भाई अगर आपका भले ही आपके फंक्शन गवर्नमेंट जैसे ना हो, आपको कुछ भी उससे रिलेटेड ना, लेकिन अगर आपका ढांचा गवर्नमेंट जैसा है तो हम आपको स्टेट कहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो स्टिल रिलेटेड टू स्ट्रक्चरलिज्म, बट इट वॉज गिवन अ वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन थ्रू दिस केस। नाउ व्हाट हैपेंड इज आफ्टर roughly around 8 years in 1975 in Sukhdev versus Bhagat Ram, we see the seeds of functionalism being sowed by Justice Mathew। Justice Mathew क्या कहते हैं in a concurring judgment, but he gave his judgment separately, which was by there has to be a broader test to define what is a state। It says that functions of a corporations are of public importance and closely related to government function. It should be treated as an agency or instrument of government and hence a state within the ambit of Article 12 of the Constitution। तो यहाँ पे जस्टिस मैथ्यू एक फंक्शनलिज्म का टर्न लगाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर किसी अथॉरिटी के जो फंक्शन है वो कर रही है वो सिमिलर है जो गवर्नमेंट करती है अंडर पावर ऑफ अ स्टेट, तो हम क्यों नहीं उस एजेंसी और अदर अथॉरिटी को स्टेट कह रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज सरकार सब काम कर सकती है, लेकिन सरकार अगर काम करेगी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बिकॉज उसे काफ़ी सारे रूल फॉलो करने हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई सरकार अलग अलग एजेंसीज बनाती है, अदर अथॉरिटीज़ बनाती है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी बनाएगी जो कि उसको अलग स्टैट्यूट में कहेगी कि भैया ये स्टेट नहीं आती है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाएगी, वो कहेगी भैया ये स्टेट के अंदर नहीं आती है लेकिन इसके काम हमारे जैसे होंगे। वो इसलिए बनाती हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दोज एजेंसीज।
नाउ उसके फंक्शन सिमिलर हैं स्टेट की तरह, बट स्टिल इट इज़ ट्रीटेड एज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये और जस्टिस मैथ्यूज से कि भैया आपने बना दिया अलग, लेकिन अगर उसके फंक्शन सिमिलर हैं स्टेट जैसे और वो काफ़ी सिटीजन्स को अफेक्ट कर रही है एंड इट इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो वी विल से कि भैया ये तो एक स्टेट ही है। अगर स्टेट है तो उसके फंडामेंटल राइट्स है, और अगर आपने वो वॉलेट करे तो आप तो सिटीजन्स के पास सीधा सीधा रेमेडी है हमारे पास आने की। तो ये एक स्ट्रगल चल रही है स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म के बीच, और फंक्शनलिज्म में भी एफिशिएंसी और आपके नॉर्म्स को लेते हुए। सो विल सी हाउ इट गोज। अगला केस जो आता है वो आता है 1979 में रमना दयाराम शेट्टी RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें वो ये क्लियरली कह देता है कोर्ट की भैया स्टेट जो हमारी है इट्स अ वेलफेयर स्टेट मॉडल। यहाँ पे जो भी स्टेट है उसका मॉडल आपका ये एफिशिएंसी तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इट्स अ वेलफेयर स्टेट यहाँ पे सब सिटीजन्स को के फ़ायदे के लिए वो बनी। और दूसरी चीज़ जो कोर्ट कहता है वो कहता है कि कोई भी आप अथॉरिटी जो गवर्नमेंट बना रही है उसको बनाने में गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसको रेगुलेटरी सैंक्शन देने की, परमिट सैंक्शन देने की और लाइसेंस सैंक्शन देने की, और उसके अलावा वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उसके इकोनॉमिक अफेयर्स में भी गवर्नमेंट का रोल रहता है। कोई भी अदर अथॉरिटी हो या आपने एजेंसी बनाई हो, बी इट एन एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कुछ भी आपने बनाया है जो कि आप चाहते हो कि ये स्टेट के परव्यू में ना आए, बट स्टिल आपका तो दखल है ही उसमें पूरा। और अगर आप ये अदर अथॉरिटी बना के यू आर ट्राइंग टू मेक दैट एजेंसी एस्केप द गैम्बिट ऑफ अंडर आर्टिकल 12, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। वी अंडरस्टैंड कि आप ये क्यों बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि अंडर आर्टिकल 12 में ना आए तो आपने ये एजेंसी बनाई है, बट वी कैन गेट टू नो कि गवर्नमेंट का इसमें कितना दखल है। अब आता है हमारा नेक्स्ट केस जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का एक मिक्स आ जाता है बीच में। यह है अजय हसीना वर्सेस खालिद मुजीब एंड अदर्स इन 1981। और इसमें ये क्या कहते हैं हमारे जज साहब की, इसमें मिक्स दे देते हैं कि भैया स्ट्रक्चरलिज्म का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए और फंक्शनलिज्म का भी एक दो हिस्सा होना चाहिए, तभी हम उसको स्टेट कहेंगे। सो दे हैव इन दिस केस दे केम आउट विद 6 प्रिंसिपल्स दैट द कोड लेड डाउन इन स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म का जो मिक्स था इन अजय हसीना वर्सेस खालिद मुजीब। तो इसमें क्या कहते हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं। तो पहले के अगर आप देखोगे 3 तो सीधा उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चरलिज्म से। इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो हम इसको कहेंगे कि भैया हम कह सकते हैं कि ये जो अदर एजेंसीज हैं ये स्टेट आ सकती हैं। वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट मीट्स ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। द एंटायर फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू रन दैट एजेंसी। So these are the 2 initial things. In the next video we will be discussing the other 4 criteria, and then we would also be discussing how structuralism has been brought back into the picture through recent judgments, how that structuralism return to structuralism has affected various cases, and how it has narrowed down again the scope of state that was mentioned under Article 12. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.